नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है मंगलसूत्र, जो आपकी रिक्वेस्ट पर डाल रही हूँ, लेकिन ये कंप्लीट में डालूँगी क्योंकि कुछ लोगों ने ये पढ़ी है, कुछ ने नहीं पढ़ी है। जिसने नहीं पढ़ी होगी उसको अगर मैं बीच में से डालूँगी तो कुछ मज़ा नहीं आएगा, इसलिए स्टार्टिंग से मैं इसको डाल रही हूँ। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। साथ ही साथ एक बात मैं आपको और भी बता देती हूँ यहाँ पे कि अब ये जो कहानी के पार्ट मिलेंगे आपको बड़े-बड़े मिलेंगे, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ़ कहानी डालनी है, लिखनी नहीं है। जब मैं खुद कहानी लिखती हूँ तो छोटे-छोटे पार्ट मिलते हैं, जो कि आप लोग कहते हो कि बहुत छोटे पार्ट देते हो, क्योंकि उसमें लिखने में पूरा मतलब टाइम लगता है, फिर उसके बाद वीडियो रिकॉर्डिंग में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसका आप इसके साथ रिलेशनशिप ना देखें। वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात 9 बजे विशाल को फ़ोन बजता है। विशाल अपनी फैमिली के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। बस एक निवाला तोड़ा कि फ़ोन बज उठा। विशाल की माँ जानकी जी मुँह बनाकर कहती है, इस मुँह फ़ोन को आग लग जाए, जब देखो तब बजता ही रहता है। देखता ही नहीं, कोई सो रहा है, कोई खा रहा है। विशाल के पिता राघव जी मुस्कुराकर कहते हैं, श्रीमती जी, यह फ़ोन है, कोई जीता जागता इंसान नहीं जो वक्त देख कर बजेगा। जानकी जी कहती है, आप तो चुप ही हो जाइए। 8 बजे से आपको मंदिर पर बुलाने भेजा था, कौन सी चौपाल लगा कर बैठे हैं? तिवारी जी के साथ वक्त तक देखते हो कि नहीं? जहाँ मन आया धुनी रमाकर पंजीरा करने बैठ जाते हो। विशाल सर पर हाथ रखकर कहता है, माँ, अगर आपका हो गया हो तो क्या मैं फ़ोन उठा लूँ? 3 बार रिंग कर चुका है। जानकी जी कहती हैं, मेरे लल्ला, तूने अब तक उठाया ना? इस मुँहे को चल बात कर, मैं खाना लगाती हूँ। विशाल फ़ोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, सर जल्दी आइए, बोरीवली में एक और मर्डर हो गया है। विशाल चेयर से उठकर कहता है, एक और मर्डर? ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। जानकी जी कहती है, क्या हुआ लल्ला, खाना तो खा कर जाओ। नहीं माँ, मुझे नहीं, मुझे जाना है, एक मर्डर हो गया है। जानकी जी कहती है, पता नहीं क्या हो गया इस शहर को, क्राइम तो दिन दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। विशाल चला जाता है। विशाल एक पुलिस इंस्पेक्टर है। उसके पिता राघव जी रिटायर्ड कांस्टेबल थे और उनका सपना था उनका बेटा इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जाए, और विशाल ने पूरी मेहनत और लगन से अपने पिता का सपना पूरा किया और आज पुलिस इंस्पेक्टर है। विशाल के जाने के बाद जानकी जी मुंह बनाकर किचन की तरफ चली जाती हैं। राघव जी पीछे से गाना गाते हैं, रुक जा ओ दिल दीवानी, पूछूं तो मैं जरा। जानकी जी उन्हें घूर कर देखती है और कहती है, उम्र 55 की और दिल 55 का, शर्म नहीं आती छिछोरे वाली हरकत करते हुए। राघव जी कहते हैं, श्रीमती जी, जब भी हम डीडीएलजे के शाहरुख खान बनते हैं तो जब हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या राय क्यों बन जाती हो? विशाल मर्डर स्पॉट पर पहुंचता है और सामने का नज़ारा देखकर कहता है, ओ माय गॉड। कांस्टेबल जल्दी से इसके पास आता है और कहता है, सर, किसी ने बहुत ही बेरहमी से इसे मारा है। और सर, एक बहुत ही ताज्जुब वाली बात पता चली है कि उसी डॉक्टर का असिस्टेंट था जिसका मर्डर पिछले 3 महीने पहले हुआ था। सामने एक डेड बॉडी थी जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला जा चुका था, जिसके हाथ की उंगलियां बुरी तरह से कटी हुई थी, और सबसे खतरनाक दृश्य था कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को बुरी तरह से जला दिया गया था। उस पर जिस तरह से अटैक किया गया था, देखकर लग रहा था कि यह किसी साइको किलर का काम है। विशाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है। सब इंस्पेक्टर नरेश विशाल के पास आकर कहता है, सर, सारी चीज़ों को बारीकी से देखने के बाद मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस मर्डर का पिछले महीने हुए डॉक्टर आहूजा के मर्डर से ज़रूर न ज़रूर कोई लिंक है। विशाल कहता है, यह उस डॉक्टर का असिस्टेंट था, इसी तरह उस डॉक्टर को भी मारा गया था, और हम 1 महीने में उसके कातिल का पता नहीं लगा पाए, और यह दूसरा मर्डर हो गया। नरेश, आहूजा की पिछले साल की सारे डिटेल्स निकालिए, पेशेंट से लेकर के उनके रिलेटिव्स, उनकी फैमिली, उनके कॉन्टैक्ट नंबर, सब एक बार फिर से सारी छानबीन शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ छूट रहा है। नरेश का फ़ोन बार बार रिंग कर रहा था। विशाल कहता है, नरेश, फ़ोन अटेंड कर लो, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो। नरेश मुस्कुराकर कहता है, सर, आज हमारी फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी है, तो इसलिए मिसेज का कॉल आ रहा है। विशाल कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? डोंट वरी, अपने घर जाओ, यह सब मयंक देख लेगा। दूसरी तरफ शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में शानदार कोठी के अंदर एक साया अपने खून से सने हाथों को देखता है और चिल्लाकर कहता है, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई अफसोस नहीं है। बहुत जल्द उन सब लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचना होगा। अंधेरी।
शानदार बंगले के अंधेरे कमरे में एक शख्स चेयर पर बैठा था। एक औरत उसके पास आती और कहती है, साहब खाने का वक्त हो गया है, चलिए रात के 10 बज रहे हैं। वह सबसे धीरे से पूछता है, वह आ गई? औरत सिर झुकाकर कहती है, अभी तो नहीं आई साहब। वह शख्स कहता है, जाओ, मुझे भूख नहीं है। पीछे से आवाज़ आती है, मैं आ गई हूँ, चलिए सब खाना खाते हैं। सुहानी चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्रीज़ की एक जाना माना चेहरा, जिसने महज 3 साल के कैरियर में बुलंदियों को छुआ। दुनिया वालों की नज़रों में बेहद ही खूबसूरत, आकर्षक और एक पैसे वाली, कभी हार ना मानने वाली यह लड़की अपने घर के अंदर खुद के ही वजूद को ढूंढती है। सभी डिनर करते हैं। डिनर टेबल पर सिर्फ सुहानी और वह शख्स जो सुहानी के पिता विक्रम चोपड़ा थे, और साथ में वह मेड जिसका नाम शांताबाई। उम्र 45 वर्ष, काफ़ी टाइम से इस घर में काम कर रही थी। सुहानी की माँ बचपन में ही ख़त्म हो गई थी और शांताबाई ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। इसलिए सुहानी शांता में अपनी माँ को देखती थी और अपने दिल की सारी बातें उसको बताती थी। उसके पिता उसकी माँ के मौत के कारण सुहानी का मानते थे, इसलिए वह सुहानी से बात नहीं करते थे। सुहानी इस घर में अपनी माँ और पिता दोनों के प्यार को ढूंढती थी। माँ की छाया तो फिर भी उसे शांता के छाव में मिल जाती थी, पर पिता का दामन हमेशा से ही उसके लिए दूर ही रहा था। अगले दिन विशाल पुलिस स्टेशन पहुंचता है। कांस्टेबल से कहता है, कल जो मर्डर हुआ उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। कांस्टेबल तुरंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट लाकर उसके सामने रख देता है। नरेश आकर कहता है, सर आपने जैसा बोला था डॉक्टर आहूजा की सारी डिटेल्स मैंने निकाल ली हैं। विशाल कहता है, वेरी गुड। अब उनमें से उन पेशेंट्स की और उन लोगों की रिपोर्ट तैयार करो जो डॉक्टर आहूजा से खुश नहीं थे। एक डॉक्टर होने के नाते हो सकता है उनसे बहुत सारे केस फेल भी हुए हों, शायद उनके बहुत सारे पेशेंट नाखुश भी हों, लेकिन नरेश, उनके असिस्टेंट की इस तरह से मौत मेरे दिमाग में एक शक का कीड़ा और पैदा कर रही है। पता लगाओ, क्या मिस्टर आहूजा ने किसी फीमेल पेशेंट को या किसी भी फीमेल को मोलेस्ट किया था क्या? नरेश कहता है, सर आप काफ़ी देर से कुछ सोच रहे हैं, इसी बात पर एक तड़कता भड़कता शेर हो जाए। हमारे इंस्पेक्टर साहब को शेर व शायरों का बहुत ज़्यादा शौक है। विशाल कहता है, तो फिर इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है। सभी कहते हैं, वाह वाह वाह, शुरू कीजिए सर। विशाल कहता है, अजी हवा में उड़ रहा था गालिब। सभी कहते हैं, वाह वाह वाह। विशाल कहता है, पहले पूरा तो सुन लो भाई। हवा में उड़ रहा था गालिब। सर आगे तो बोलिए। विशाल कहता है, आगे क्या? रुक गई हवा और गिर गया गालिब। क्या जोक मारा है इंस्पेक्टर ने। सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, सर आपका यही अंदाज तो हम सबकी पसंद है। विशाल ने कहा, अंदाज पसंद आता है भाई तो फटाफट काम पर लग जाइए, क्योंकि इस शहर में 2 मर्डर केस हो चुके हैं। डीएसपी साहब किसी भी समय धावा बोलते होंगे और हम सबको यहाँ से नोट वगैरह कर देंगे। इसलिए समझ रहे हो ना। सुबह सुबह सुहानी मॉर्निंग वॉक करके आती है और शांताबाई से खुद के लिए ग्रीन टी बनाने के लिए बोलती है। वैसे तो घर में बहुत नौकर थे, पर सुहानी अपने पर्सनल काम शांताबाई से ही करवाया करती थी। विक्रम जी अपने काम से बाहर हॉल पर एक नज़र डालते सुहानी को वहाँ देखकर वे वापस अपने कमरे में चले जाते। जब सुहानी उन्हें ऐसा करता हुआ देखती तो एक बार फिर उसके चेहरे पर दुख उभर आता था। मुझे कब तक उन गुनाहों की सज़ा मिलेगी जो मैंने कभी किए ही नहीं। तभी पीछे से सुहानी का मैनेजर आता है और कहता है, मैम जल्दी चलिए, आपकी फ़िल्म के शूट का टाइम हो रहा है और आप जानती हैं कि वह डायरेक्टर कैसा है। सुहानी एटीट्यूड से कहती है, सुहानी चोपड़ा किसी के लिए वेट नहीं करती, बल्कि सब उसके लिए वेट करते हैं। मुझे रेडी होने में 2 घंटे और लगेंगे, वेट करने दो डायरेक्टर को। उसे भी पता चलना चाहिए कि उसने अपनी फ़िल्म में किसे हीरोइन लिया है। काफ़ी छानबीन के बाद विशाल नरेश के साथ बैठता है। विशाल ने अपना सर खुजाते हुए कहा, डॉक्टर आहूजा ने अपने पिछले 35 साल के करियर में कभी कोई गलत काम नहीं किया, तो फिर उन्हें मारा क्यों गया? और ठीक 1 महीने बाद उसका असिस्टेंट भी मारा गया, और वह भी इतनी बुरी तरह से। ना ना नरेश, कुछ तो छूट रहा है। अपने से इस केस को सॉल्व करने में अपनी तो होने वाली है, समझ रहे हो ना। सुहानी शूटिंग के लिए पहुंचती है तो डायरेक्टर उसे देखकर कहता है, मैम आप पूरे 3 घंटे लेट हैं। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम आप ऐसा नहीं करेंगी। पूरी टीम आपका कब से वेट कर रही है। सुहानी कहती है, ओके अभी प्लीज़ आप शूट स्टार्ट कीजिए। सुहानी की मेकअप आर्टिस्ट उसके पास आकर कहती है, मैम अब आपको एक डेविल का लुक देना है। आफ्टर ऑल आप इस फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर जो कर रही है। सुहानी जी मुस्कान देकर कहती है, डेविल वह तो मैं हूँ ही, कोई शक है क्या तुम्हें? थोड़ी देर में शूट पूरा होता है। सुहानी बहुत अच्छे से शॉट
पूरा करती है। नेक्स्ट शॉट के लिए तैयार होने जा रही थी, तभी डायरेक्टर घबराता हुआ आता है और कहता है सॉरी मैम, हमें शूटिंग बीच में ही रोकनी पड़ेगी। सुहानी कहती है बट वाई? डायरेक्टर कहता है क्योंकि हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर का मर्डर हो गया है। सुहानी कहती है कब, क्या, कैसे, कहाँ? डायरेक्टर कहता है मैम प्लीज़ साउंड इफेक्ट देना बंद कीजिए। कुछ समय बाद विशाल एक बंगले के बाहर खड़ा होता है और आसमान की तरफ देख रहा था। कांस्टेबल आकर कहता है सर, फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, अभी उनकी एक नई फिल्म और आने वाली थी, मेरी फेवरेट सुहानी चोपड़ा काम कर रही है उसमें। विशाल कांस्टेबल से कहता है बेटा अभी तो फिलहाल प्रोड्यूसर साहब ऊपर जाकर यमराज के साथ फिल्म की शूटिंग करेंगे और वह भी हॉरर मूवी। भगवान, स्टॉक खाली हो गया है क्या जो एक के बाद एक बुलाए जा रहे हो? बच्चे की जान लोगे? नरेश कहता है सर सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो चुकी है, इतनी जल्दी 3 मर्डर, वह भी लगातार, पूरा शहर हंस रहा है हम पर। विशाल नरेश की तरफ देखता है और गाना शुरू करता है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। नरेश हंसकर कहता है इनका कुछ नहीं हो सकता, मतलब इस सिचुएशन में भी गाना, हद है यार, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। विशाल कहता है मैं प्रोड्यूसर साहब के पूरे स्टाफ से मिलना चाहता हूँ, चलिए सबसे पहले उनके फैमिली वालों से मिल लूँ, क्योंकि अक्सर दुश्मन अपने घर के अंदर ही होता है और हम पहचान नहीं पाते। लो जी भैया, इनका भी पोस्टमार्टम करवाओ, रिपोर्ट कल तक मेरे टेबल पर पहुंच जाए। साला एक वर्डन कम नहीं होगा, उससे पहले दूसरा आ रहा है, जिसे देखो हमको मंदिर का घंटा समझकर हिलाते ही जा रहा है। अबे दिमाग की घंटी की बात कर रहा हूँ, गधे कुछ भी मत सोचना। विशाल प्रोड्यूसर के बंगले की छत पर खड़ा था, नीचे देखकर कहता है क्या लगता है नरेश, मिस्टर प्रोड्यूसर खुद कूद कर मरे हैं यहाँ से? नरेश कहता है कैसी बातें कर रहे हैं सर, मिस्टर मित्तल पिछले 7 साल से बिस्तर में से नहीं उठ पा रहे थे, थोड़ा बहुत घर पर ही चल लेते थे, सीढ़ियाँ चढ़ना तुम बहुत ही मुश्किल है। विशाल कहता है तो फिर उनकी भी निकालो कुंडली, देखो कहीं घर वालों ने उभरे नहीं तो टपका दिया ऊपर। ओके गुड नाइट नरेश, जाकर तुम भी रेस्ट करो, मैं भी चलता हूँ अपने घर। नरेश कहता है ओके सर, सुबह पुलिस स्टेशन मिलते हैं। विशाल घर आता है, राघव जी कहते हैं यह सब क्या हो रहा है बेटा, शहर में एक के बाद एक लोगों की हत्याएं हो रही हैं। विशाल कहता है समझ में नहीं आ रहा पापा, और जितने लोगों का मर्डर हुआ है बस सारे हाई प्रोफाइल लोग थे, शहर में उनका काफ़ी नाम था। जानकी जी कहती हैं बड़े बड़े कांड ही हाई प्रोफाइल लोग ही करते हैं, निकाल रहा होगा कोई अपनी पुरानी दुश्मनी इन कमीनों से। राघव जी कहते हैं श्रीमती जी, क्या आप अपना इस टेप रिकॉर्डर थोड़ी देर के लिए बंद करेंगी? जानकी जी कहती है मुझे क्या है, मैं तो हमेशा के लिए बंद हो, चलो खाना खा लो अब आकर। कितनी बार कहा है इन लड़के से, अरे शादी कर ले, घर में बहू आ जाए, मुझे भी सारा हो जाए, दिन भर इस बुड्ढे की बड़बड़ सुननी पड़ती है। विशाल कहता है प्लीज़ माँ पापा आप लोग फिर से झगड़ा शुरू मत कर दीजिएगा, खाना खा लेने दीजिए, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट केस पर सर्च करना है। विशाल कमरे में बैठकर इन सारी हत्याओं को एक सिरे से देखता है, क्या इन सब का आपस में कोई कनेक्शन हो सकता है? सुहानी घर आती है तो शांताबाई कहती है बेबी आज बहुत जल्दी आ गई, शूट बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया क्या? सुहानी कहती है अरे नहीं शांताबाई, हमारी फिल्म का वेब प्रोड्यूसर है ना मिस्टर अजय मित्तल, उनकी हत्या हो गई है। विक्रम जी यह नाम सुनते हैं तो नीचे उतर कर आ जाते हैं और कहते हैं क्या नाम लिया तुमने? सुहानी कहती है पापा अजय मित्तल। विक्रम जी एक लंबी सांस लेते हैं और कहते हैं अच्छा हुआ, और अपने कमरे में चले जाते हैं। सुबह पुलिस स्टेशन में विशाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ता है और नरेश से कहता है नरेश भाई पूरा केस पलट गया। पोस्टमार्टम रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मिस्टर मित्तल की डेथ छत से गिरकर नहीं बल्कि हार्ट अटैक से हुई है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया है जिससे उनकी हार्ट बीट आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और बाद में उन्हें छत से फेंक कर यह साबित करने की कोशिश की गई कि छत से गिरकर उनकी मौत हो गई। नरेश कहता है सर एक बात और पता चली है कि यह मिस्टर मित्तल डॉक्टर आहूजा के पेशेंट थे, और सिर्फ पेशेंट हैं बल्कि ये दोनों जिगरी दोस्त भी रह चुके हैं। मैंने पता किया है इन दोनों ने अपना ग्रेजुएशन एक ही कॉलेज से कंप्लीट किया है, यहाँ तक कि इनकी तो शादियाँ भी सेम डेट पर ही हुई थी, लेकिन बाद में किसी चीज़ को लेकर इनके बीच मनमुटाव हो गया था। और 7 साल पहले जब मिस्टर मित्तल बीमार हुए तो डॉक्टर आहूजा ही 7 साल से इनका इलाज कर रहे थे। इनकी फैमिली ने यह भी बताया कि मिस्टर आहूजा की मौत के कारण बाद में काफ़ी ये परेशान रहने लगे थे और इनकी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। विशाल कहता है इसका मतलब हम यह मानकर चलें कि यह मर्डर बाकी पिछले 2 मर्डरों से भी जुड़ा हुआ है। विशाल कहता है चलो भाई
टीम से बात करते हैं। हाँ सर, मैंने पूरी टीम को, यहाँ तक कि फ़िल्म के हीरो और हीरोइन को भी मैंने सेट पर बुला रखा है। हालाँकि फ़िल्म की शूटिंग नहीं हो रही, पर मुझे लगा आप वहाँ बात करना बेहतर होगा, क्योंकि शायद इतने बड़े हीरो हीरोइन को पुलिस स्टेशन आने में कोई प्रॉब्लम है। विशाल कहता है, अच्छा सोचते हो तुम, कोई हीरो हो या हीरोइन, फिर इस देश का सीएम हो या पीएम, कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। जो गुनाह करेगा उसे इस दहलीज पर आना ही पड़ेगा। पर चलो कोई बात नहीं, अब तुमने उन्हें वहाँ बुला लिया है तो हम चलते हैं। विशाल वहाँ पहुँचता है और पूरी टीम से बात करता है। विशाल नरेश से पूछता है, इस फिल्म की हीरोइन को क्या नाम बताया था तूने? हाँ, सुहानी चोपड़ा। वह क्यों नहीं आई अभी तक? नरेश कहता है, सर थोड़ा लेट लतीफ़ थे, आ रही होगी। आफ्टर ऑल इतनी बड़ी एक्ट्रेस जो है। विशाल नरेश को घूर कर देखता है और कहता है, तू कानून का सर्वेंट है या उस सुहानी चोपड़ा का? विशाल फ़ोन पर बात करता हुआ बाहर निकल आता है। तभी सामने से सुहानी चली आ रही थी। उसे किसी चीज़ से ठोकर लगती है और वह गिरने वाली होती है, तभी विशाल उसे पकड़ लेता है। सुहानी थोड़ा डर जाती है, लेकिन इसलिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके प्यारे से चेहरे पर विशाल की नज़र टिक जाती है। थोड़ी देर बाद सुहानी को फील होता है कि वह गिरी नहीं है, तो वह धीरे से अपनी आंखें खोल देती है और सामने विशाल को देखती है। विशाल को खुद को देखता हुआ पाकर वो एकदम से उठती है और कहती है, थैंक्स हमें बचाने के लिए। विशाल जैसे नींद से जागा कहता है, इट्स ओके मैम, हम पुलिस वालों का तो काम ही लोगों को बचाना है। बाय द वे, माई सेल्फ विशाल शुक्ला, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर। सुहानी एटीट्यूड के साथ कहती है, तो आप पुलिस वाले हो, मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए हो। बट सॉरी सुहानी चोपड़ा, यूं ही किसी के हाथ नहीं मिलाती। विशाल तिरछी नज़र से सुहानी को जाते हुए देखता है और कहता है, मिस सुहानी चोपड़ा, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड है आपके अंदर। एक दिन आप खुद इसी इंस्पेक्टर के पास आएंगे। विशाल सुहानी से भी इन्वेस्टिगेशन करता है। नरेश तो सिर्फ सुहानी को देखने में व्यस्त था। विशाल उसकी तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर नरेश, रिपोर्ट तैयार कर रहे हो या नहीं? विशाल वहाँ से जाने लगता है और सुहानी की तरफ देख कर कहता है, तुम इस एटीट्यूड में बहुत जल्द हमारी आपकी मुलाकात होगी, तब तक इस केस को सॉल्व नहीं हो जाता, होती ही रहेगी। सुहानी विशाल को उंगली दिखाकर कहती है, हेलो इंस्पेक्टर, जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व करो, क्योंकि मुझे फालतू के कामों में पड़ने की आदत नहीं है। विशाल कहता है, मिस एटीट्यूड, यह आपकी फिल्म का शूट नहीं है जिसमें सब कुछ आपके मुताबिक होगा। गुड बाय। वहीं शहर से बाहर एक साया उसी कोठी में बैठा हुआ तस्वीरों को देख रहा था और उनमें से एक तस्वीर में क्रॉस का चिन्ह लगाता है। उन तस्वीरों में मिस्टर आहूजा, उनका असिस्टेंट मिस्टर अजय मित्तल की पिक्चर पर पहले ही क्रॉस लगा हुआ है। अब किसका मर्डर होने वाला है? वह कातिल भी ना पुलिस वालों को शांति से जीने नहीं देगा। एक केस सॉल्व होता नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। चलिए देखते हैं अब किसे भगवान याद कर रहे हैं। रात 12 बजे विशाल का फ़ोन बजता है। उठा ले बेटा, तेरे सर पर एक और केस आने वाला है। विशाल फ़ोन अटेंड करता है। उस तरफ से जो कुछ भी बोला जाता है उसे सुनकर बहुत टेंशन में आता है और जल्दी से बिस्तर बिस्तर छोड़कर यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकल जाता है। रात में भयंकर बारिश हो रही थी। विशाल घटनास्थल पर पहुंचता है। एक गाड़ी को बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। कांस्टेबल विशाल के पास खड़ा दौड़ कर आता है और कहता है, सर, शहर के जाने माने वकील मिस्टर प्रकाश मेहरा। विशाल कहता है, एक्सीडेंट केस है। नरेश कहता है, नहीं सर, मिस्टर मेरे मेहरा को चाकू मारा गया है, और वह भी एक बार नहीं, पूरे 21 बार। विशाल कहता है, ये क्या हो रहा है? कौन है इन सब के पीछे जो एक के बाद एक हत्याएं करते जा रहा है? विशाल गाना गाता है, गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसी को खबर कौन है वह, अनजान है कोई। सभी आश्चर्य से उनकी तरफ देखते हैं और नरेश कहता है, सर इस सिचुएशन में भी गाना? विशाल कहता है, अरे नहीं, मैं तो कुछ सोच रहा था। वह क्या गाना गाते हुए, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। बॉडी को कार के बाहर निकालो और पोस्टमार्टम के लिए भेजो। नरेश, मुझे पता ही है कि आगे क्या करना है। चलो बेटा विशाल, कल सुबह डीएसपी सर से क्लास लगने वाली है। सुबह विशाल डीएसपी ऑफिस में खड़ा था। डीएसपी सर से कहते हैं, आपको पता है शहर में क्या हो रहा है? जनता पुलिस पर सवाल उठाने लगी है। आपके इलाके में मर्डर हुए हैं और सारे हाई प्रोफाइल लोगों के। आप जानते हैं यह वकील प्रकाश मेहरा के मर्डर को लेकर कितने बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। वकीलों ने कचहरी में हड़ताल कर दी है। केस पुलिस से हटा करके सीबीआई को देने की बात की जा रही है।
क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम क्या कर रहे हो? विशाल कहता है कि जी सर, मैं अपना काम कर रहा हूँ। डीएसपी सर पर हाथ रखकर आता है। विशाल, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो कि इस सिचुएशन कितनी ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है ये? मैं तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 दिन का वक़्त देता हूँ। मुझे इन सारे केसेज़ में प्रोग्रेस चाहिए, अदरवाइज़ मैं ये किसी दूसरे को दे दूँगा। विशाल कहता है ओके सर, अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। जय हिंद। विशाल इन केसेस के पीछे जी जान से पड़ जाता है। अपनी सारी टीम को अलर्ट कर देता है। एक छोटी से छोटी चीज़ भी बारीकी से देखी जा रही थी। अचानक से पता चलता है कि जिनकी भी हत्या हुई है वह सब लोग एक मंगलसूत्र की तलाश कर रहे थे। उनके मोबाइल से पता चला कि उन्होंने मुंबई के हर बड़े ज्वेलर्स के पास उस डिज़ाइन को भेजा था। जहाँ तक कि उन्होंने सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर भी बहुत सारे ऐप्स में यह मंगलसूत्र के डिज़ाइन को ढूँढने की कोशिश की थी। वह जानना चाहते थे कि आखिर यह मंगलसूत्र है किसका। विशाल नरेश से कहता है कि तुम्हारे पास उस मंगलसूत्र का डिज़ाइन है? नरेश कहता है सर, फॉरेंसिक टीम उनके मोबाइल से उसे निकाल रही है। वैसे मैंने बड़ी बड़ी ज्वेलर्स को बुला रखा है यहाँ पर, सभी अभी आते ही होंगे। विशाल कहता है कि इस बुढ़ापे में क्या शादी करना चाहते थे जो खास तरीके का मंगलसूत्र ढूंढ रहे थे? कांस्टेबल आकर कहता है सर, सारे जौहरी आ चुके हैं। विशाल उनसे पूछताछ करता है। क्या डॉक्टर आहूजा, उनका असिस्टेंट अजय मित्तल और लॉयर प्रकाश मेहरा आप सबके पास आए थे? सारे ज्वेलर्स बताते हैं कि सर, वह तकरीबन 2 महीने पहले हमारे पास आई। ये उन्होंने हमें एक खास तरीके का डिज़ाइन दिखाया। सर, अब तो इस तरीके का डिज़ाइन बनते भी नहीं हैं। लगभग 30-35 साल पहले इस तरीके के डिज़ाइन के मंगलसूत्र बनते थे। वह काफ़ी परेशान थे। एक ज्वेलर्स बोलता है मुझे तो अजय मित्तल जी ने अपने घर पर भी बुलाया था क्योंकि वह चल फिर नहीं पाते थे और वह बहुत परेशान भी थे। वह जानना चाहते थे कि इस डिज़ाइन का मंगलसूत्र किसने बनाया है और उसे किसने खरीदा है। लेकिन सर, हम लोगों को नहीं लगता कि इस डिज़ाइन के मंगलसूत्र हम में से किसी ने बनाया है। विशाल धीरे से कहता है ये सारे मुंबई के बड़े बड़े ज्वेलर्स, अक्सर चीज़ें हमारे आसपास होती हैं और हमें पता ही नहीं चलता। इन बड़े बड़ों को छोड़ो, ये डिज़ाइन लेकर गली नुक्कड़ पर बैठने वाले ज्वेलर से भी पता करो। यहाँ तक कि मुंबई की चौली में जाकर भी पता करो। हर पुलिस स्टेशन में खबर कर दो। इस खास डिज़ाइन के मंगलसूत्र के बारे में जो भी जानकारी देगा उसे पुलिस उचित इनाम देगी। शायद अब यह मंगलसूत्र ही इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझा सके। नरेश कहता है सर, यह प्रकाश मेहरा भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा है जिसमें मिस्टर आहूजा और मिस्टर मित्तल पढ़े थे। इसका साफ सीधा मतलब है कि यह सारी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विशाल कहता है कि हत्याएं हो सकती हैं। नरेश, पता करो कि इनके ग्रुप में कॉलेज टाइम पर और कौन कौन था। क्या इन सब ने कोई गुनाह किया था जो किसी के सामने नहीं आया और अब इतने सालों बाद इसका काल बनकर इन सब के ऊपर मंडरा रहा हो? सुहानी न्यूज़पेपर पढ़ती है और शांताबाई से कहती है पता नहीं शहर में क्या हो रहा है। अभी हमारे प्रिय सर साहब के हत्या की गुत्थी सुलझी भी नहीं पाई और शहर के जाने माने वकील मिस्टर प्रकाश मेहरा की हत्या हो गई। विक्रम जी कमरे से बाहर निकलते और शांताबाई से कहते हैं मुझे एक कप कॉफ़ी देना। आखिर आज काफ़ी दिन बाद इस दिल को सुकून मिल रहा है। सबको अपने किए की सज़ा मिल रही है। सुहानी विक्रम जी से धीरे से पूछती है पापा, क्या आप इन सब लोगों को जानते हैं? विक्रम जी चिल्लाकर कहते हैं नहीं, मैं क्रिमिनल्स को नहीं जानता। सुहानी मन में कहती है क्रिमिनल पर तो शहर के बहुत बड़े ही शरीफ हस्तियों के नाम जाते हैं। इसका मतलब पापा सब लोगों को पहले से जानते थे। अगले दिन सुहानी मंदिर जाती है। जब उसका मन बहुत अशांत होता है तो वो मंदिर जाती है। आज भी सुहानी मंदिर में हाथ जोड़कर बैठी थी। पूछ रही थी इस दुनिया बनाने वाले, किस्मत बनाने वाले से, इस पत्थर के भगवान से, आखिर ऐसी कौन सी गलती कर दी उसने जो आप उसे इतनी तकलीफ दे रहे हैं। विशाल भी जानकी जी के साथ मंदिर आया था। सुहानी को वहाँ देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसे नहीं लगता था कि सुहानी जैसी लड़की मंदिर भी आती होगी। सुहानी जाने के लिए मुड़ती है तो सामने विशाल को देखकर कहती है अच्छा, तो आप भी मंदिर आते हैं? विशाल मुस्कुराकर कहता है हमारा तो मंदिर में आना जाना बना ही रहता है, पर मुझे तो ताज्जुब आपको देखकर हो रहा है। सुहानी कहती है क्यों? भगवान तो सभी के हैं, यहाँ पर तो कोई भी आ सकता है। विशाल कहता है बिल्कुल आ सकता है। मुझे लगा था शायद आप जैसी लड़की मंदिर आना पसंद नहीं करती होंगी। सुहानी कहती है आप जैसी से क्या मतलब है आपका? विशाल कहता है एटीट्यूड से भरी हुई, एरोगेंस, जिद्दी। और कुछ सुनना चाहोगी आप अपने बारे में? सुहानी कुछ बोलना चाहती है पर वहाँ लोगों को देखकर कुछ बोल नहीं पाती और अपने चेहरे पर मास्क लगाकर बाहर निकल जाती है।
जानकी जी वहाँ पर आती है और कहती है, बेटा यह तो वह हीरोइन है ना, सुहानी चोपड़ा, तू कैसे जानता है इसे? विशाल कहता है, माँ एक केस के सिलसिले में उनसे मुलाकात होती रहती है। जानकी जी कहती हैं, भगवान मुझे भी ऐसी ही प्यारी सी बहू दिला दे। विशाल कहता है, माँ पूजा हो गई हो तो चले, क्योंकि आपकी डिमांड एक बार शुरू हो गई तो भगवान जी सुनकर परेशान हो जाएंगे, पर आपकी डिमांड ख़त्म नहीं होगी। कुछ दिन बाद नरेश विशाल के पास आता है और कहता है कि सर आफ्टर ऑल हमें एक सुराग मिला है। इतनी लंबी छानबीन के बाद हमें पता चला है कि मुंबई तो नहीं पर राजस्थान में एक जौहरी है जो इस मंगलसूत्र के बारे में जानता है। विशाल कहता है, तो चलो फिर राजस्थान चलते हैं। राजस्थान विशाल और नरेश चल पड़ते हैं राजस्थान की तरफ उस मंगलसूत्र की खोज में। दूसरी तरफ सुहानी भी राजस्थान जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसकी फिल्म की नेक्स्ट शूट वहीं पर होना था। किस्मत एक बार फिर दोनों को एक ही जगह पर ले जा रही थी। विशाल होटल पहुंचकर चेक इन करता है और अपने रूम के लिए लिफ्ट में जाता है। लिफ्ट में सुहानी को देखकर मन में कहता है, मिस एटीट्यूड मुझे हर जगह दिख रही है, यह सपना है या हकीकत? वहीं सुहानी भी विशाल को देखकर कहती है, यह डफर यहाँ भी आ गया, अब यहाँ किसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया है? दोनों अपने रूम की तरफ बढ़ते हैं। एक और सियापा दोनों के रूम भी अलग बगल थे। विशाल अपने रूम में पहुंचकर कहता है, मिस एटीट्यूड कि इतने बड़े राजस्थान में सिर्फ यही होटल मिला और इतने बड़े होटल में सिर्फ मेरे पास वाला रूम ही? हद है यार, दुनिया इतनी छोटी है, मुझे तो आज पता चला है। विशाल कहता है, अब नरेश कहाँ मर गया? नरेश आकर कहता है, सॉरी सर, वह फ्रेश होने लगा था। विशाल कहता है, पता है मेरे बगल वाले रूम में मिस एटीट्यूड है। नरेश खुश होकर के कहता है, अरे वाह, मतलब सुहानी चोपड़ा हमारे होटल में? विशाल कहता है, हो, यह होटल तो तेरे पुरखों का है, ज़्यादा उछल मत वरना तेरी वाइफ को बता दूंगा। चुपचाप उस जौहरी का एड्रेस निकाल और चल। दोनों एक जौहरी की दुकान पर पहुंचते हैं और उन्हें मंगलसूत्र की पिक्चर दिखाकर कहते हैं, क्या ये डिज़ाइन आपने बनाई है? जौहरी डिज़ाइन देकर कहता है, भैया यह डिज़ाइन तो हमारे बाबा साह और बापू साह के अलावा कोई ना बना सके। विशाल कहता है, क्या मैं आपके पापा से मिल सकता हूँ? जौहरी कहता है, अब तो वह बीमार हो रहे हैं। विशाल अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर कहता है कि हम पुलिस से हैं और एक केस के सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जौहरी तुरंत उन्हें अपने घर ले जाता है। विशाल बूढ़े जौहरी को पिक्चर दिखाकर कहता है, देखिए क्या ये आपने बनाया है? जौहरी उसे ध्यान से देखता और कहता है, बनाया तो मैंने ही है, पर किसके वास्ते बनाया याद नहीं आ रहा। सर थोड़ा जोर डालिए। थोड़ी देर बाद कहता है, हमारे बापू साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे ठाकुर विश्वजीत सिंह, उनके वास्ते बनाया था मैंने, उन्होंने स्पेशल ऑर्डर देकर बनवाया था। जी मंगलसूत्र अपनी घरवाली के लिए। विशाल कहता है, आप जानते हैं कि वह कहाँ रहते हैं? जौहरी कहता है, पहले तो जे राजस्थान में रहते थे, उनकी बहुत बड़ी हवेली भी पड़ी हुई है और राजस्थान में बहुत प्रॉपर्टी भी है उनकी, लेकिन उनके मरने के बाद सब कुछ वीरान पड़ा है। जौहरी दुख के साथ कहता है, और बेचारों का एक ही छोरा था, मुंबई जाकर छोरी के प्यार में पड़ गया और उसी के वास्ते सब कुछ छोड़ दिया। नाम याद नहीं आ रहा, शायद विक्रमजीत सिंह नाम था उसका। विशाल कहता है, कोई और तो होगा जो उनकी हवेली में रहता होगा। जौहरी कहता है, साहब हमें तो कुछ पता ना हो, आप ही जाकर देख लो। विशाल हवेली का पता लेकर उस तरफ चल देता है और नरेश से कहता है, क्या लगता है कोई सुराग मिलेगा क्या? नरेश कहता है, सर उम्मीद तो दिख रही है, अब बाकी चीज़ें तो वहाँ जाकर ही पता चलेंगी। दोनों हवेली पहुँचते हैं। देखने में बहुत ही शानदार हवेली, पर बिल्कुल वीरान पड़ी। दोनों बाहरी तरफ देखते हैं पर कोई नहीं दिखाई देता। आवाज़ लगाते हैं तो एक बूढ़ा बाहर निकल कर आता है। विशाल उससे पूछता है, हम पुलिस से हैं, हमें कुछ पूछना है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? वह बूढ़ा इंसान उन्हें हवेली के अंदर लेकर जाता है। अंदर से बेहद ही शानदार हवेली थी, सामने कुछ तस्वीरें लगी हुई थी। बूढ़ा इंसान उनके लिए पानी लेकर आता है। कहिए साहब क्या पूछना है आपको? विशाल कहता है, अब इस हवेली में ठाकुर परिवार का कोई भी नहीं रहता क्या? बूढ़ा इंसान कहता है, सर इस हवेली का पुराना वफादार नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है, मेरे पुरखों ने बरसों इस हवेली की सेवा करी है। बड़े ठाकुर के मरने के बाद ठकुराइन की तबीयत भी नासाज रहने लगी थी। एक छोरा था, वह भी छोरी के प्रेम में पड़कर घर बार छोड़कर मुंबई जा बैठा। एक छोरी थी, वह भी अपने परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई। मरने से पहले ठकुराइन इस हवेली को मुझे सौंप कर चली गई। मैं भी इस आस से इसकी रखवाली करता हूँ कि शायद छोटे ठाकुर आए और अपनी संपदा को संभालें, पर बरसों हो गए साहब, यह तो अभी तक ना आए। विशाल उन्हें मंगलसूत्र की पिक्चर दिखाकर कहता है, क्या आप इसे पहचानते हैं? रामलाल मुस्कुराकर कहता है, साहब हमारी मालकिन को शादी की 25वीं सालगिरह पर बड़े ठाकुर ने यह तोहफे में दिया था। पूरी महफिल में
तारीफ हुई थी उनकी। हमारी ठकुराइन ने यह अपनी बहू के लिए संभाल कर रखा था, पर जब उनका आखिरी टाइम आया तो उन्होंने ये छोटे ठाकुर को दिया था। उसके बाद छोटे ठाकुर वहाँ कभी आए ही नहीं और ना हम इसके बारे में जाने। पर साहब, आप इस मंगलसूत्र को क्यों ढूंढ रहे हो? विशाल ने कहा कि हम मुंबई से आए हैं और पिछले 2 महीने से लगातार मुंबई में हत्याएं हो रही हैं। बस हमें इसी सिलसिले में कुछ जानकारी चाहिए थी। अच्छा, आपके पास छोटे ठाकुर की कोई तस्वीर होगी क्या? रामलाल कहता है, साहिब यह सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ना, यह सब ठाकुर परिवार की हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यह हमारे बड़े ठाकुर विश्वजीत प्रताप सिंह और यह सब उनके पुरखों की तस्वीरें हैं और ये हमारे छोटे ठाकुर की तस्वीर है। पर साहब, यह तो तब की है जब वो 22 वर्ष के थे। अब तो 35 साल हो गए साहब। अब वह कैसे दिखते हैं हमारे को ना पता। विशाल उस फोटो को की पिक्चर अपने मोबाइल में लेता है। रामलाल से पूछता है, तो आपके छोटे ठाकुर यहाँ से सीधे मुंबई गए थे? रामलाल कहता है, साहब मुंबई तो छोटे ठाकुर पढ़ने गए थे, वहीं पर किसी छोरी से दिल लगा बैठे, पर हमारे बड़े ठाकुर को जे मंजूर ना था। बस बड़े ठाकुर छोटे ठाकुर से नाराज रहने लगे और छोटे ठाकुर घर छोड़कर मुंबई चले गए। हमारे को इतना ही पता है। विशाल कहता है, क्या आप उस लड़की के बारे में कुछ बता सकते हैं जिससे आपकी छोटे ठाकुर प्यार करते थे? रामलाल कहता है, साहब एक बार उनकी तस्वीर देखी है, काफ़ी सुंदर थी और उसके आगे हमारे को कुछ ना पता। शायद उसका नाम देवयानी था। विशाल, क्या क्या था? अच्छा ठीक है, आप हमें बता दीजिए कि आपके छोटे ठाकुर मुंबई में किस कॉलेज में पढ़ते थे? रामलाल कहता है, साहिब कॉलेज का नाम तो मुझे ना पता, लेकिन छोटे मालिक को एक बार एक इनाम मिला था, बड़ा सा, उस अलमारी में रखा है, शायद उसमें कॉलेज का नाम हो। अब मैं तो पढ़ा लिखा हूँ ना। विशाल कॉलेज का नाम देख कर नरे से कहता है, यह तो वही कॉलेज है ना जिसके ओनर की बरसों पहले बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इसका मतलब यह ताना बाना बरसों से बुना जा रहा है। अब तो मिस्टर विक्रमजीत सिंह आपको ढूंढना ही पड़ेगा। कितने गहरे राज छुपाकर बैठे हैं आप अपने अंदर। तो दोस्तों, क्या विशाल विक्रमजीत सिंह को ढूंढ पाएगा? क्या गहरे राज छुपे हैं इस विक्रमजीत सिंह के अंदर? दोस्तों, ये कहानी मंगलसूत्र जो कि कॉपी करी हुई है एक तरीके से मान लीजिए, और इनकी जो लेखिका है वो है विनीता सिंह। तो ये इसका पूरा डेडिकेशन विनीता सिंह जी को जाता है। दोस्तों, ये कहानी मैं पूरी ज़रूर डालूँगी, तो कहानी को लाइक शेयर करते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।